भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बता रहे थे कि योग दिवस के मौके पर हमें योग से क्या सीखना है, कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे कोरोना की महामारी से लड़ने में योग का योगदान हो सकता है। कैसे अनुलोम विलोम, कैसे प्राणायाम हमारे शरीर में नई प्राणवायु भर सकते हैं। और अब इस वक्त की दूसरी बड़ी और ताज़ा खबर आपको बता दूं, गलवान वैली में चीन की गड़बड़ी से जो हालात पैदा हुए, चीन के धोखे से जो हालात पैदा हुए, उस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में आज हर उस सवाल का जवाब दिया जो पिछले कुछ दिनों में उठाए गए। सवाल चाहे कांग्रेस की तरफ से उठे, मीडिया में उठे या दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से उठे, मोदी ने आज हर सवाल का बेबाकी से और दो टूक जवाब दिया। मैं कुछ डिटेल्स आपको बताता हूं। पहला सवाल बार बार यह पूछा गया, क्या चीन हमारी सीमा में घुस आया है? क्या चीन ने हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है? क्या जमीन पर जो हमारी है अब चीन बैठा है? आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इसका जवाब दिया। कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न हमारी किसी पोस्ट किसी के कब्जे में है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चीन का हमारी धरती पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। दूसरा सवाल यह कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन का कितना नुकसान हुआ? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, 20 जवान उन सबको सबक सिखा कर गए। एक सवाल यह पूछा जा रहा है कि चीन को जवाब देने के लिए आखिर हम कर क्या रहे हैं? क्या हम इसी तरह चुप बैठे रहेंगे? क्या हम चीन से डरते हैं? मोदी ने कहा कि आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। उन्हें फैसला करने की पूरी छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। एक सवाल यह पूछा गया, क्या हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई? क्या हमें चीन की हरकतों की वक्त पर खबर नहीं मिली, इसलिए धोखा हुआ? इस पर आज की ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते कुछ सालों में सरकार ने एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर फोकस किया है। इसका फायदा हुआ है, पेट्रोलिंग करने में आसानी हुई है। मोदी ने कहा कि पेट्रोलिंग हो रही थी, इसीलिए वक्त रहते हमें दुश्मन की हरकतों का पता चल गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज की ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। सोनिया गांधी के अलावा जितने बाकी लीडर्स थे, सब ने सरकार को पूरी तरह सपोर्ट किया। नरेंद्र मोदी से कहा कि आप चीन से लड़ें, हम आपके साथ हैं।
शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर जगनमोहन रेड्डी, विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता, अनुभवी नेता भी हैं इनमें, सबने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने सरकार से सवाल पूछे, सरकार पर नाकामी का इल्जाम लगाया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि सरकार यह बताए कि चीनी घुसपैठ की जानकारी कब मिली थी, क्या सरकार को बॉर्डर पर होने वाली एक्टिविटीज के सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं मिलती, क्या एलएसी पर होने वाली गतिविधियों के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट नहीं देती, क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बॉर्डर पर चीनी सेना के भारी जमावड़े की खबर नहीं दी, क्या सरकार इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानती। इन सारे सवालों के जवाब आज नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से दिए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने 5 मई से 6 जून के बीच चीन से डिप्लोमेटिक लेवल पर बात क्यों नहीं की, सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी। सोनिया गांधी ने एक साथ इतने सवाल पूछ दिए कि जो विरोधी दलों के नेता वहां बैठे थे वो भी असहज हो गए। सब ने कहा यह वक्त सवाल पूछने का नहीं है, सियासत करने का नहीं है। और शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं और मैं कहूंगा देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, उनकी इच्छा के बावजूद उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन माहौल ऐसा है, मौका ऐसा है, शरद पवार का अनुभव, शरद पवार की देशभक्ति सामने आई। उन्होंने कहा इस माहौल में यह सवाल उठाना कि सैनिक निहत्थे थे या नहीं, सैनिकों के पास हथियार थे या नहीं, यह ठीक नहीं है। शरद पवार ने कहा इस तरह की बातों से इस वक्त बचने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने भी नरेंद्र मोदी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार है, कोई दुश्मन हमारे देश पर आंखें उठाकर देखे तो सरकार आंख निकालकर हाथ में देने की ताकत रखती है। पूरा देश सरकार के साथ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीन को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है
उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं
कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग के बाद। सारे नेताओं के सुझाव सुनने के बाद इसमें अलग अलग पार्टियों के प्रेसिडेंट मौजूद थे और नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश वीर जवानों के साथ खड़ा है। देश को सेना के जवानों के साहस और सूझबूझ पर पूरा यकीन है। नरेंद्र मोदी ने कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न कोई हमारी किसी पोस्ट किसी के कब्जे में है। ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हमारे 20 जवान शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, 20 जांबाज जवान उन सबको सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रहे हैं और उन्हें फैसला करने की पूरी छूट दी गई है। ये एक तरह से चेतावनी है चीन के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये संकल्प है प्रधानमंत्री का, ये संकल्प है ऑल पार्टी मीटिंग का, ये संकल्प है पूरे देश का। असल में आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें सोनिया गांधी को छोड़कर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और सोनिया गांधी ने जो जो सवाल पूछे उन सब का जवाब अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में दिया। मोदी ने कहा कि भारत ने चीन को साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा यह हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि अब तक सरहद में कौन आता है, कौन जाता है, इस पर किसी को कोई रोकता टोकता नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इसलिए पेट्रोलिंग बढ़ी है। अब चीन की हरकतें सामने आ रही हैं, इसलिए चीन परेशान है। इस मीटिंग में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी सरकार को सपोर्ट किया। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं, लेकिन इस मसले को उन्होंने गंभीरता से लिया। सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी पार्टियां आपसी सियासत भूलकर सरकार के साथ खड़ी हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें वो सरकार के साथ है। ममता बनर्जी से ये बातें सुनना बड़ी बात है। ममता ने कहा कि चीन को सीमा से भगाना है और हमारे देश की इकोनॉमी में चीन ने जो घुसपैठ की है उसे भी खत्म करना जरूरी है। अब चाहे रेलवे हो, चाहे एविएशन हो या फिर टेलीकॉम, हर सेक्टर में चीन को बाहर करना जरूरी है। ममता ने कहा यह वक्त की जरूरत है, हम सब एक आवाज में बोलें, एक तरह से सोचें और एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हों। डीएमके यूपीए का हिस्सा है, सरकार का विरोधी है, लेकिन फिर भी डीएमके नेताओं ने पुरजोर तरीके से सरकार का सपोर्ट किया। लेकिन सोनिया गांधी तो अपनी बात पर अड़ी रही। रामगोपाल यादव और मायावती ने भी कहा कि देश हित में सरकार जो सही समझे वो फैसला ले। सरकार के हर फैसले में उनकी पार्टियां सरकार के साथ हैं।
यानी सारी की सारी पार्टियां सरकार के साथ हैं, अकेले कांग्रेस ने इस मौके पर भी सियासत की, सरकार से सवाल पूछे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी नेता हैं। इन्होंने भी वक्त की नजाकत को समझा, देश की जरूरत को समझा, सरकार को सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश एक साथ है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता एकजुट हैं, उस वक्त भी कांग्रेस ने एकता को खंडित करने की कोशिश की। ये इस वक्त ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था। आज सोनिया गांधी पूछ रही हैं कि चीन ने क्या हमारी जमीन पर कब्जा किया है? कब्जा तो 1962 में हुआ था। रीसेंट बात बताता हूं, जिसमें सोनिया गांधी कमांड में थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2013 में चीनी फौज हमारे इलाके में घुस आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया, सरकार खामोश रही। सेना को स्टेटस को बनाए रखने को कहा गया, बार बार यह कहा गया कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बात चल रही है। जब ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो उस वक्त के रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने लोकसभा में बयान दिया, और यह बयान सुनने वाला है, और यह मैंने आर्काइव्स में निकाला है आपको सुनाने के लिए। रिकॉर्ड पर ए के एंटनी ने कहा, तारीख थी 6 सितंबर 2013। उस समय के रक्षा मंत्री, कांग्रेस के लीडर ए के एंटनी ने कहा, यह मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। हम चीन के सामने कहीं नहीं टिकते। ये जरा बयान सुनिए। I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. आपने सुना, 2013 कांग्रेस की सरकार थी, एक एंटनी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक सच है कि हमने आज़ादी के बाद बहुत सालों तक बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। उस वक्त की नीति थी कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बॉर्डर को डेवलप ही ना करो। अनडेवलप्ड बॉर्डर डेवलप्ड बॉर्डर के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है। इसी सोच के कारण बहुत सालों तक सरहद पर रोड नहीं बनाए गए, एयरफील्ड नहीं बनी। 2013 में कांग्रेस की सरकार के वक्त देश के रक्षा मंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैपेबिलिटी के लिहाज से भारत से बहुत आगे है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद 21 दिन तक भारत चीन के सामने हाथ जोड़ता रहा, तब जाकर चीन के सैनिक हमारे इलाके से वापस गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने बताया, बीते कुछ सालों में सरकार ने एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया है। इसका फायदा हो रहा है, पेट्रोलिंग करने में आसानी हुई है। मोदी ने कहा कि पेट्रोलिंग हो रही थी, इसीलिए वक्त रहते में दुश्मन की हरकतों का पता लग गया। अब चीन की हरकत दिखाई दे रही है, चीनी सैनिकों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, इसलिए चीन परेशान है। मैं शायद ये बातें आपको एक एंटनी ने उस वक्त क्या कहा था, 2013 में क्या हुआ था, ये न बताता अगर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने सवाल न उठाए होते। उनको याद रखना चाहिए, जब उनकी सरकार थी तब क्या हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और आज क्या हाल है।
और इसीलिए एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में है, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी ने कहा अब जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देश को अपने वीर जवानों की बहादुरी पर, उनकी जांबाजी पर भरोसा है। हमारी सेना हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ कहा नहीं है, सरहद पर यह दिखाई दे रहा है। 24 घंटे के भीतर एयर चीफ मार्शल बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। ने गड़बड़ी गलवान वैली में की है, लेकिन अब पूरी 3488 किलोमीटर की इंडिया चाइना बॉर्डर की लाइन पर चीन से हर तरह निपटने की तैयारी हो चुकी है। हमारी फौज अलर्ट है और लद्दाख रीजन में तैनाती बढ़ा दी गई है। लगातार रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है और बड़ी बात यह कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी के लिए फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। आज पूरे दिन लद्दाख में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और इस अटैक में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते दिखाई दिए। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त लद्दाख में हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। आसमान फाइटर जेट्स की गर्जना से गूंज रहा है। पेट्रोलिंग और सर्विलांस पर फोकस है। सबसे पहले एलएसी के पास MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी पोस्ट की निगरानी की। और इसके बाद एयरफोर्स से चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी लद्दाख के आसमान में दिखाई दिए। अमेरिका में बने इन हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में फ्लाई कर सकते हैं और इसके जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को हाई अल्टीट्यूड पर जल्दी से जल्दी पहुंचा सकती है। इसके जरिए सेना को आसानी से हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच फेस ऑफ को लेकर खुद एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया लद्दाख गए। लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया। अपने दौरे में एयर मार्शल ने एयर सुपीरियरिटी के तौर पर हालात का जायजा लिया। लेह में एयरफोर्स की गश्त तेज कर दी गई है। भदौरिया को इस अल्टीट्यूड पर चाइनीज एयरक्राफ्ट के बारे में ब्रीफ किया गया। ये बताया गया कि अगर आसमान में टकराव की नौबत आती है, चाइनीज विमान हमारे एयरस्पेस को वायलेट करते हैं, तो फिर कौन से विमान किस पोजीशन में रहेंगे, चीन को उसके इलाके में कैसे जवाब दिया जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि एयर सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं। चिनूक के साथ अपाचे और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक जिसे कहते हैं, इसके जरिए भी लॉन्ग रेंज रडार सर्विलांस की जा रही है। एलएसी के आसपास P-8 आई सर्विलांस प्लेन से निगरानी की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त लेह में हमारे संवाददाता अमित पालित और कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा मौजूद हैं। आज सुबह अमित पालित जब रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, उसी दौरान 2 MiG-29 फाइटर जेट पूरे इलाके की रैकी करते नजर आए। और इस वक्त लद्दाख चलते हैं। अमित पालित हमारे साथ हैं। अमित, आपने जो तस्वीरें देखी ये मैंने शेयर की हैं दर्शकों के साथ, उनको दिखाया किस तरह की तस्वीरें हैं, और मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ में है। तो अमित, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या महसूस हो रहा है वहां पर? रजत जी, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ही सुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं। हम लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉर्डर तक जाएं, लेकिन बॉर्डर तक नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जहां तक भी हम जा रहे हैं, हमें कहीं पर भी डर महसूस नहीं हो रहा है। उसकी वजह मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि 16 तारीख को जो खबर आई थी, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल हुआ था कि कैसे हमारे इतने सैनिक मारे गए, जो शहीद हो गए।
लेकिन आपको बता दें कि 16 तारीख को अगर ये हुआ तो उस दिन हाई लेवल मीटिंग हुई और 17 तारीख को जो एयर चीफ है वो लेह पहुंच चुके थे और हमारी टीम पहुंची 18 तारीख को। और 18 तारीख को जैसे हम लैंड हुए यहाँ पर एयरपोर्ट पर, हमें सबूत मिल गए कि किस तरह से हमारी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पर, ताकि हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। पहली चीज हमने यहाँ पर आके देखी कि हमने यहाँ पर जो आधुनिक एयरक्राफ्ट थे, हमने खुद यहाँ पर देखा, अपाची को देखा, चिनूक को देखा, ग्लोब मास्टर को देखा और साथ ही साथ जो सर्वेलेंस प्लेन है एयरफोर्स का हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद आज जब हम सुबह उठे, यानी 19 तारीख को सुबह जब हम उठे, तो हमने सुबह क्या देखना शुरू किया कि सुबह से ही करीब 6 बजे से यहाँ पर लगातार जो विमान थे वो पूरे निगरानी कर रहे थे एलएसी की, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने देखे। लेकिन सबसे हैरानी हमें तब हुई जब हम रिपोर्ट भेज रहे थे, उसी दौरान हमने MiG-29 यहाँ पर देखे, एक के बाद एक, 2, 3 उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी और लगातार वो पूरे आसमान में यहाँ पर टो लगाते रहे, उन्होंने निगरानी करते रहे। और जब हम इससे आगे निकले तो हमने क्या देखा कि लगातार जो कॉन्वॉयज जा रही हैं, एक के बाद सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर लगातार यहाँ के हाईवे से आगे होते हुए आगे जो बॉर्डर इलाके हैं, सरहदी इलाकों में जा रहे हैं, जिससे साफ पता लगता है कि हमारी जो इन्फेंट्री है वो कहां पर मजबूती से डटे हुए हैं, वो है सीमा पर। और साथ ही साथ जो हमारी एयरफोर्स है उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ जो सर्वेलेंस होनी चाहिए लगातार एलएसी पर, वो हमारे विमान कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं रजत जी, जो आज हमने यहां पर देखी है वो है हरक्यूलिस विमान। हरक्यूलिस विमान इसलिए बहुत ही हम कह सकते हैं टैक्टिकल विमान है, जिसका इस्तेमाल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में किया जाता है और लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी में है, जहां पर यह विमान उतर सकता है। आज हमने उस विमान को देखा कि अचानक वो विमान कहीं से आया, बहुत ही लो फ्लाइंग करता हुआ यहां पर एयरपोर्ट पे उतरा और उसने टच डाउन करके फिर उड़ान भर दी। ये इसकी खासियत है कि अगर इसको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में उतरना है तो वो बिना वहां पर लैंड किए बिल्कुल जमीन पे चलता हुआ वहां पर कोई भी जरूरी सामान है वहां पर छोड़ सकता है, चाहे वो आर्टिलरी गन हो, कुछ भी हो, और फिर वापस उड़ान भर के वापस आ सकता है। इस तरह से वो बहुत तेजी से यहां से सामान भेज सकता है, चाहे लेह से अगर उसको सरहद तक पहुंचाना हो। तो कुल मिलाकर रजत जी, यहां पर हम आने के बाद महसूस कर सकते हैं हमारी एयरफोर्स, हमारी सेना यहां बहुत मजबूत है। और जो बातें अफवाहें फैलाई जा रही है, आपका जो आर्टिकल है मैंने पढ़ा रजत जी, आपने जो वहां पर सच्चाई लिखी है उसको मैंने यहां पर महसूस किया है, हकीकत को मैंने यहां पर देखा है। आपने जो अपने आर्टिकल में लिखा है और आपने जो बात वहां पर लिखी है कि भारत ने जो कहा है कि अगर चीन अपने पुराने पोजीशन पे नहीं जाता है तो भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए यहां पर सेना पूरी तरह से तैयार दिख रही है। रजत जी, अमित, आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। हमारी सेनाएं इस बात के लिए सक्षम है, सारा देश इसको जानता है और हमें गर्व है अपनी सेनाओं पर। अब मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष प्रसाद दिल्ली में हैं और दिल्ली से लगातार नजर रख रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं। मनीष, कुछ अपडेट है आपके पास में? और जी ऑपरेशनल डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दें कि खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3488 किलोमीटर से पहले, सबसे पहले लद्दाख के इस बारे में बता दें कि यहां पर जब एयर चीफ गए थे तो उन्होंने एयर सर्वेलेंस, एयर रेकी और फाइटर जो कैपेबिलिटी है उसका पूरा का पूरा डिटेल तैयार किया। और साथ में जो फ्रंट लाइन पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 200 किलोमीटर दूर चाइनीज तरफ जो चाइनीज पीएलए एयरफोर्स के J-11 और J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे थे, उनकी डिटेलिंग के साथ साथ जो उनके यूएवीज फ्लाई कर रहे थे उनकी प्रॉपर मैपिंग देखी। और अब हम आपको ये बता सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ग्लैडिएटर्स, उसके साथ साथ फेदरवेट और ब्लैक आर्चर, यानी भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स, साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर्स, MiG-29, सुखोई और मिराज इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयर डोमिनेंस के तौर पर लगातार कर रहे हैं। गेम चेंजर के तौर पर भारतीय नौसेना का P-8I, जो कि एल्बेट्रॉस के नाम से जाना जाता है रजत जी, और ये इस समय लद्दाख के पूरे रीजन के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मॉनिटरिंग कर रहा है। ये इस समय की सिचुएशन है। पैंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर फेस ऑफ की कंडीशन बरकरार है। लगातार चाइनीज को कंपेल किया जा रहा है कि वो पीछे की तरफ जाएं। उसके साथ साथ गलवान का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 6 और 17 जो सिचुएशन कल तक थी रजत जी, मेजर जनरल लेवल रैंक ऑफिसर की बात होने तक की, वो अभी भी बरकरार है। गोगरा पोस्ट पे भी सिचुएशन वही है, लेकिन डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन भारतीय सेना की, उसके अलावा भारतीय वायुसेना
और जो भारतीय नौसेना के P8 आए हैं वो इस समय ऑन पोजीशन है। रजत जी, अब 3,488 किलोमीटर में खासतौर पे जो मेन एपिसेंटर है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को आप समझ लें, क्योंकि कई ऐसे फ्लैश पॉइंट और फिश टेल्स एरियाज हैं जहां पर परसेप्शन का डिफरेंस है और हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं, इसलिए चाइनीज इस समय उन पोजीशन पे प्रेशर पर है। और इसीलिए असम, जो अरुणाचल प्रदेश का बुत्से और यांगसे, साथ में सिक्किम का नाकुला, और फिर उसके बाद अगर आप इधर की तरफ आते हैं हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, और उसके साथ साथ उत्तराखंड का बाड़ाहोती और लिपुलेख का एरिया, इन सभी जगहों पर इस समय भारतीय सेना की डोमिनेंस, उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना की लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल और जो सर्विलांस रडार सिस्टम है खासतौर पे उनको एक्टिवेट किया गया है प्रॉपर टाइमिंग के साथ साथ। और रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस दौरान भी इसी तरीके के पूरे एसेट्स का इस्तेमाल किया गया था, और यही वजह है कि इस समय चीन चाहे कितना भी प्रेशर बिल्डअप हो, चाहे जवानों की बात हो या फिर उसके बाद अब एरिया को प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हो, उसके बावजूद भी उसको ये जो एक सरप्राइज है वो उसको बार बार ये इस बात का लग रहा है कि कहीं भारत की तरफ से सरप्राइज ना हो, इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के जरिए या फिर अलग अलग CCTV के जरिए वो अपनी बात रख रहा है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे फिर से शुरू हो गया। रजत जी, मनीष और अमित, आप दोनों से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। आपने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी है, ऐसी जानकारी है जो देश के ऊपर जिसको गर्व हो सकता है, हमारी सेनाओं पर, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन आप दोनों बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करें। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो संवेदनशील हो, ज़रूरी ना हो, उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप दोनों के लिए भी बहुत मुश्किल का वक्त है, बहुत जिम्मेदारी का वक्त है, तो अपना ख्याल भी रखें। साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन ये बात अच्छी तरह समझ गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत में आज एक मजबूत सरकार है, डिसाइसिव लीडरशिप है और नरेंद्र मोदी की दुनिया में प्रतिष्ठा है। और आज चीन को यह भी पता चल गया कि पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। और चीन का क्या हाल है यह भी हमें समझ लेना चाहिए। जहां नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खड़े हैं, आज चीन के साथ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़कर कोई नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भारत के साथ है। अमेरिका ने 3 नेवल शिप भेज दिए हैं क्योंकि उसे अंदाजा है कि चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चीन इस बात को जानता है कि चाहे वो मसूद अजहर का मामला हो या फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा UN में उछाड़ने का मामला हो, हर जगह उसने भारत से मात खाई है। इन सभी वजह से भारत का एटीट्यूड बदला है, भारत का कॉन्फिडेंस बदला है, भारत की सोच बदली है और चीन से डील करने का भारत का रवैया भी बदला है। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है और यह बात नरेंद्र मोदी ने साबित करके दिखाया। जब जब पाकिस्तान ने हरकत की, जब जब पाकिस्तान ने सिर उठाने की कोशिश की, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, सबक सिखा दिया। जहां तक चीन का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने चीन से दोस्ती की हर संभव कोशिश की। लेकिन आज भारत नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि चीन का कैरेक्टर क्या है। जिस तरह से पूरी दुनिया में महामारी फैली, चीन ने इसको छुपाया। आज पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने किस तरह से गड़बड़ की। आज जापान और अमेरिका जैसे देश अपनी कंपनियों को चीन से नाता तोड़ने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। हमारे देश में भी इस तरह की आवाजें बहुत पहले से उठती रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो चीन का साथ छोड़ रही हैं, उनको भारत में लाए जाने के रास्ते बनाए गए हैं, नीतियां बदली गई हैं। और पिछले कुछ दिन से तो हमारे देश में चीनी सामानों के खिलाफ मूवमेंट काफ़ी तेज हो गई है। जब से हमारे 20 जवान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, हमारे देश में लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है। चीन में बना सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चीन हर साल हमारे देश में अपना सामान बेचकर कितने लाख करोड़ ले जाता है, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन को भारत से भगाना है और उनका मतलब था जिस जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में चीन इन्वॉल्व है उससे चीन को कैसे पीछे हटाना है, ये सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने टेलीकॉम का जिक्र किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। असल में लद्दाख ने चीन में जो हरकत की है उसके बाद पूरे देश में नाराज़गी है
और ममता बनर्जी उन्हीं भावनाओं को प्रकट कर रही थी। पूरे देश में चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग चीनी मोबाइल, चाइनीज कंपनियों के टीवी और दूसरे सामान तोड़ने लगे हैं। पूरे देश में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की मुहिम शुरू हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में और देश के छोटे छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। लोग चाइनीज सामान को जला रहे हैं। कानपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक, लखनऊ, मुरादाबाद से लेकर नागपुर तक लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। इतनी नाराजगी है चीन के खिलाफ। हमारे 20 जवानों के शहीद होने के बाद मैंने ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें लोगों ने अपने घर में मौजूद चाइनीज सामान को पूरी तरह से डंप कर दिया। सब चाहते हैं मुहिम आगे बढ़े, क्योंकि लोग कहते हैं कि चीन हमारे ही पैसे से, हमारी बदौलत अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है, और जो पैसा हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीद कर चीन की जेब में डालते हैं, उस पैसे से चीन हथियार बनाता है, अपनी फौज को खड़ा करता है और उस फौज को हमारे वीर सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दवा से लेकर स्मार्टफोन तक, टॉयज से लेकर ऑटोमोबाइल तक सब कुछ चीन से आ रहा है। 80% से ज्यादा एंटीबायोटिक, 82%, 82% दवा का कच्चा माल, 73% टेलीकॉम और 82% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चीन से आते हैं। इन 4 सेक्टर से ही चीन करीब 4 लाख करोड़ रुपए भारत से ले जाता है। जब आप फिगर्स देखेंगे तो समझेंगे कि चीन हमसे सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल लेता है, उसे प्रोसेस करके, रंग रोगन करके हमें ही 4 गुने दाम पर बेच देता है। मैंने गहराई से इसकी जांच की और उसके कुछ डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। इसी साल जनवरी में चीन से हमने 41,956 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया, जबकि हमने चीन को 10,800 करोड़ रुपए का सामान भेजा। चीन की अर्थव्यवस्था हम पर कितनी डिपेंडेंट है, इस बात से अंदाजा लगेगा कि फरवरी में चीन से जो इंपोर्ट था वो 31,764 करोड़ का था और एक्सपोर्ट 7,999 करोड़ का। एक बात बिल्कुल साफ है, चीन की इकोनॉमी हमारे पैसे से चलती है। चीन हमें बाजार की तरह इस्तेमाल करता है, और अगर ये बाजार खत्म हो जाए तो चीन अपना माल कहां बेचेगा? और जब चीन कहीं माल नहीं बेच पाएगा तो उसकी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? जब उसकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो उसके मजदूरों को रोजगार कहां से मिलेगा? इसीलिए आज 7 करोड़ ट्रेडर्स वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तय किया कि चीन से आने वाले 3,000 से ज्यादा सामान न मंगाएंगे न इन्हें बेचेंगे। कैटेगरीज बनाई है हमने, 450 कैटेगरीज है, उसके नीचे और फिर छोटे छोटे होते हुए करीब 3-3.5 हजार आइटम हो जाएंगे। ये रोज़मर्रा की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें टॉयज़ हो गए, इसमें गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये क्या ज़रूरत है खरीदने की? मेरे देश की खरीद लो ना। क्या मालूम उसमें कोरोना आ रहा है, कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से रंग इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तय किया वो देशभक्ति है। अगर पूरे देश में सारे दुकानदार इसे लागू करेंगे, चाइनीज टॉयज, चार्जर, बैटरी, प्लास्टिक के बर्तन, गिफ्ट आइटम, सजावट के सामान जैसी छोटी छोटी चीज़ें अगर ये दुकानदार बेचना बंद कर देंगे तो चीन को कितना नुकसान होगा, चीन की कमर कैसे टूटेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि सरकार ने किस किस सेक्टर में चीन का राशन पानी बंद कर दिया है। उससे पहले एक ब्रेक। और अब मैं आपको बताता हूं कि चीन अपना सामान बेचकर हमारे देश से हर साल 4 लाख करोड़ रुपए कैसे ले जाता है, क्यों ले जाता है। इन डीलिंग्स की मैंने गहराई से जांच की। पिछले 20 साल से चीन ने हमारे मार्केट पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। असर यह हुआ कि अब चीन के साथ हमारा ट्रेड 30% बढ़ गया, हमारा इंपोर्ट भी 45 गुना बढ़ा।
अमेरिका के बाद अब चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज देश की मांग है इस हालात को बदलना है, इस बैलेंस को बदलना है। हम चीन से वो सामान भी मंगाते हैं जो हमारे यहां आसानी से बन सकता है, या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहां बन रही हैं लेकिन महंगी हैं। चीन का माल सस्ता है, इसलिए चीन का माल बिकता है। इस वक्त पूरे देश में टीवी और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में चाइना का कब्जा है। देश में स्मार्टफोन का 2 लाख करोड़ का बाजार है और स्मार्टफोन के 73% मार्केट पर चीन का कब्जा है। यानी हिंदुस्तान में 1.5 लाख करोड़ का कारोबार सिर्फ चीन की मोबाइल कंपनियां कर रही हैं। आप सोच सकते हैं कि हम कितनी ताकत दे रहे हैं मोबाइल फोन खरीद के। देश में बिकने वाले 100 मोबाइल फोन्स में से 73 फोन चाइनीज होते हैं। इसी तरह अगर टीवी की बात करें, टेलीविजन सेट्स की बात करें, तो भारत में टेलीविजन का 25,000 करोड़ का मार्केट है और इसमें से 12,000 करोड़ की हिस्सेदारी सिर्फ चाइनीज कंपनियों की, यानी 45% टीवी मार्केट पर चाइनीज कंपनियों का कब्जा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में 2 चीजें, मोबाइल फोन और केबल टीवी, ये हर घर की जरूरत है। लेकिन जो चीज हर घर की जरूरत है उसके बाजार पर, उसके मार्केट पर चीन का कब्जा हो, यह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसको बदलने की जरूरत है। अगर टेलीकॉम की बात करें, यहां भी 1/4 मार्केट पर चीन हावी है। यह पूरी मार्केट 12,000 करोड़ की है, यानी अगर ऑप्टिक फाइबर या इससे जुड़ा दूसरा सामान चीन से न लिया जाए तो चीन को सीधा तौर पर 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। चीन से जो 10 चीजें सबसे ज्यादा इंडिया में आती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, न्यूक्लियर बॉयलर, उनके पार्ट्स, बायोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स और उससे बने सामान, फर्टिलाइजर्स, ऑप्टिकल्स, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ लोहे या स्टील का सामान और ऑटोमोबाइल पार्ट शामिल है। मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं। पिछले साल हमने चीन को करीब 3,900 करोड़ का लोहा और स्टील एक्सपोर्ट किया। 3,900 करोड़ का आयरन एंड स्टील, ये हमने चीन को एक्सपोर्ट किया। लेकिन चीन ने इस स्टील के इस्तेमाल से जो सामान बनाए उसे भारत को करीब 12,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल हम चीन को देते हैं, चीन उसे रीपैकेज करके उसकी प्रोडक्ट बनाकर हमें ही बेच देता है। यह चीन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है और यह तब है जब दुनिया में चीन स्टील का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यानी स्टील के इंपोर्ट की उसे जरूरत नहीं है, फिर भी वो भारत से स्टील खरीदता है, उसका सामान बनाकर भेज देता है। और आपको बता दूं कि देश में स्टील का मार्केट साइज 108.5 मिलियन मीट्रिक टन का है, जिसमें से चीनी माल की हिस्सेदारी करीब 20% है। इसी तरह अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो भारत में इंडस्ट्री 4.25 लाख करोड़ की है और इसमें से 26% यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑटोमोबाइल पार्ट्स चीन से भारत को आते हैं। ये चीन बेचता है। देश में जो मोटरसाइकिल और साइकिल चलती हैं, आप हैरान हो जाएंगे, इनके 81% पुर्जे चाइना से आते हैं। इस वक्त देश में हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमेशा बात करते हैं सोलर एनर्जी की। ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी हमारी अपनी है, धूप हमारी अपनी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में चीन की हिस्सेदारी 90% है, 90%। देश हमारा, धूप हमारी, और यहां से पैसा चाइना कमा रहा है। सरकार ने लोकल मार्केट में चाइना की दखलंदाजी को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया है। यानी अब अगर चीन की कोई कंपनी निवेश करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहती है हमारे यहां किसी कंपनी में, तो उससे पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। इंपोर्ट कम हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत इस पैकेज को फ्लोट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर चीन की हरकत करने के बाद चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुवेई को भारत के 5G मार्केट में एंट्री की इजाजत मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।
दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां भी चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। उनके लिए भी भारत बेहतर डेस्टिनेशन है। जो मुल्क पहले चीन के ट्रेड पार्टनर थे, अब वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने की जरूरत है। भारत अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी डिपेंडेंस हमारी चाइना पर रही है, क्योंकि जिन दवाओं का इस्तेमाल भारत में होता है और बड़ी मात्रा में होता है, इन दवाओं को बनाने के लिए 70% रॉ मटेरियल चीन से आता है। इसे ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक 75% चीन से मंगाई जाती हैं। और जब आपको एंटीबायोटिक खाने लगे तो सोच ले ये चीन से आई है। पिछले साल ही भारत ने चीन से 240 करोड़ डॉलर यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए की दवाएं और रॉ मटेरियल मंगवाया था। अगर भारत में ही एपीआई इंडस्ट्री ग्रो करेगी, भारत में ही दवा का रॉ मटेरियल तैयार होगा, तो फिर चीन से इसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2-4 दिन में नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसका रास्ता तो तय होना चाहिए। और यह सही है कि हमने एक साल में चीन से 2.25 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, मोबाइल फोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पार्ट्स खरीदे। और चीन से हम हर साल 10,000 करोड़ के टॉयज खरीदते हैं, 12,000 करोड़ की कॉटन इंपोर्ट करते हैं, 15,000 करोड़ का फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं, फैंसी लाइट्स, इंटीरियर का सामान, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे चीन की इकोनॉमी मजबूत होती है। चीन हमें 2,000 करोड़ का सिल्क एक्सपोर्ट करता है। चीन हमें जानवरों की खालों से बने प्रोडक्ट्स बेचकर 5,000 करोड़ रुपए कमाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल लेदर के सामान से चीन करीब 2,000 करोड़ हमारे देश से ले जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों को मिला लें तो चीन हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचता है। इसलिए जब हम चाइना में बनी चीजों को बॉयकॉट करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ अपने दुकानदारों से खरीदी जाएंगी। हमारी इकोनॉमी को, हमारे बिजनेस को, हमारे ट्रेड को, इंडस्ट्री को तो ताकत मिलेगी, लेकिन चाइना का बड़ा भारी नुकसान होगा। चाइना की कमर टूट जाएगी। और चीन को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि चीन से आर्थिक दूरी बनाने की बात करना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ओप्पो और Xiaomi जैसे चाइनीज स्मार्टफोन बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि इनका मार्केट शेयर 70% है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते हैं। हम अपने लोगों को सस्ते फ़ोन कैसे उपलब्ध कराएं, इसकी चिंता हमें पहले करनी होगी। चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जैसे अलीबाबा, उन्होंने पेटीएम में पैसा लगाया। अब पेटीएम का इस्तेमाल हमारे देश में बड़े पैमाने पर होता है। इसका विकल्प क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। वैसे भी ये कंपनी एक इंडियन, एक भारतीय चलाता है, तो काफ़ी सोच समझकर एक्शन लेना होगा। जैसे जोमेटो, ओला, स्विगी, ये ऐसी कंपनियां हैं जो घर घर में जिनका नाम है। इन सब में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है। तो ये भी सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लोगों को सस्ता सामान मिलता रहे और लोगों की नौकरियां भी बची रहे। क्योंकि चीनी माल सस्ता है, बिकता है, चीन की कंपनियों के जरिए हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। यह सोचना है कि हमारे चाइना को लगता है कि उसके साजो सामान के बिना और उसकी कंपनियों के बिना भारत रह नहीं सकता, लेकिन भारत को बताना है कि हम चाइनीज सामान के बिना रह सकते हैं और चीन को 5 लाख करोड़ रुपए साल की चोट पहुंचा सकते हैं। अगर आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचती है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर चीन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। जब चीन में फैक्ट्रियां बंद होंगी, वहां अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो चीन को समझ आ जाएगा कि भारत से आंख उठाने का, भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके देखने का मतलब क्या होता है। अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन चीन के साथ हमारा व्यापार बायलैटरल नहीं है, इसलिए व्यापार को बराबरी पर लाना जरूरी है। इससे चीन को जोर का झटका लगेगा। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं
उनमें चीन सरहद पर टेंशन झेल सकता है, लेकिन इकोनॉमिक वॉर नहीं झेल पाएगा।